हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी लेकर के आते हैं और 150 वाले भी लॉन्ग आंसर्स की हम बात करते हैं। पिछले 4 से 5 सेशन में हमने 2 सेशन आपके 250 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर पे लिए हैं, जिसमें हमने चौसर और विलियम शेक्सपियर की बात की है। और पिछले जो 2-3 सेशन रहे हैं उसमें हमने 150 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर की बात की है। जिस तरह का आपका पैटर्न है पेपर का, हम चाह रहे हैं कि आप उसी तरह से तैयारी करें, और अगर हमें आप इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी एक सीट पक्की करने में ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, बहुत छोटे से मिनिमल के चार्ज के साथ में, जो है 249 ओनली। जितना भी आपका सिलेबस है लिटरेचर का, ग्रामर का, जीआईसी मेंस में, वो सारा कुछ इसमें आपको कवर मिलेगा। सेक्शन वाइज हमने इसको बनाया है। पहले आपको 250 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे, फिर 150 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर, और उसके बाद में 50 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर्स में आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एंटोनाइम, सिनोनाइम, यानी जो भी आपसे पूछा जा सकता है 50 वर्ड्स में, वो सारा कुछ हमने, ग्रामर का भी पोर्शन उसमें लिया है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, और ये छोटे टॉपिक जैसे लिटरेरी टर्म्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमसे 9838818140 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कोर्स का नाम लिख दीजिए। कोर्स का नाम आपको इसलिए लिखना है कि हम आपको टीजीटी और पीजीटी के इंग्लिश के नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अभी इनको थोड़ा सा हमने रोक दिया है कि शायद अगर कुछ सिलेबस में चेंजमेंट होगा तो वो चेंजमेंट करने के बाद आप तक वो पीडीएफ पहुंचेगी। वैसे उम्मीद यही है 90% कि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी में, वो ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में जो अभी सिलेबस इन्होंने दिया है आयोग ने नया, वो डिट्टो सेम है जो पिछला वाला था, बस न्यू सिलेबस हो गया है ओल्ड के बजाय। ठीक है, वैसे ही उम्मीद इसमें है। बस इसमें एक चीज़ क्या जोड़ दी है इन्होंने कि जीएस आपको इसमें देखने को मिलेगी। जो जीएस अभी तक आप एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड और जीआईसी में करते थे ना, वो आपको टीजीटी पीजीटी में भी जीएस देखने को मिलेगी, वो भी पूरे 30 नंबर की। ठीक है भाई, चलिए। तो आज के सेशन में हम 150 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, और आज के जो हमारे टॉपिक हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री भी है इसमें शामिल, और इसके बाद के जो आपके एज या पीरियड की विशेषताएं रही हैं ना, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है जॉन डन का। जॉन डन वो व्यक्ति हैं जो अपने कंसीट्स के लिए फेमस हैं, डिस्टेंट मेटाफर के लिए फेमस हैं, यानी ऐसी तुलना आपके सामने पेश कर देंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये भी तुलना हो सकती है। यही कंसीट है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की सबसे ज़रूरी चीज़ है या सबसे बड़ी पहचान है, ये कह दीजिए। ठीक है, और भी नाम है वो अपन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री इमर्ज्ड इन द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ये सामने आई है लोगों के, एंड इज़ नोन फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ, और ये अपनी बौद्धिक गहराई के लिए एंड फिलोसॉफिकल और दार्शनिक थीम्स के लिए जानी जाती है। क्या, कौन जानी जाती है? मेटाफिजिकल पोइट्री। यानी जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिलेगी बहुत ज़्यादा, और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे, तो वही ये थीम्स हो जाएंगी उनकी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट्स मेजर फीचर इंक्लूड कंसीट्स। मेजर फीचर्स में सबसे पहले कंसीट, यानी एक्सटेंडेड मेटाफर, डिस्टेंट मेटाफर जिसको हमने बोला अभी। पैराडॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, विट, इमेजरी एंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक जगह पर हमारे जॉन डन जो हैं वो लवर्स की तुलना कंपास के दोनों सुइयों से कर देते हैं, यानी दोनों पैरों से कहिए। ठीक है, एक बड़ी अजीब तुलना है लेकिन की है उन्होंने, और उसे एक्सेप्ट किया गया है। द पोएट्स एक्सप्लोर्ड, जो पोएट्स थे इस समय के, वो एक्सप्लोर करते थे लव को, रिलीजन को, डेथ को, स्पिरिचुअलिटी को, थ्रो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, जटिल रीजनिंग के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मेजर पोएट में आ जाइए। मेजर पोएट जो आपको देखने को मिलेंगे, वो सबसे पहले नाम आता है जॉन डन,
फिर अदर इम्पोर्टेंट पोएट्स में जॉर्ज हर्बर्ट हैं आपके, एंड्रयू मार्वेल हैं, रिचर्ड क्रॉशा हैं और हेनरी वॉन हैं। ठीक है, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए। पहले हमारे जॉन डन हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, फिर एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रॉशा और उसके बाद में हेनरी वॉन। ठीक है, आगे देखिएगा कंक्लूजन। मेटाफिजिकल पोइट्री कंबाइंस, मेटाफिजिकल पोइट्री ने क्या किया, देखिए कंबाइन किया इसने इमोशन को किसके साथ में, इंटेलेक्ट के साथ में। ठीक है, यानी आमतौर पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी ख़ास समय में, विशेष वक्त में अगर वो इमोशनल है तो ठीक उसी समय वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, यानी उसका दिमाग जो है उसके भावनाओं में बह जाता है ना। जब आप गुस्सा होंगे तभी आपका दिमाग जो है अचानक उतना अच्छे से एक्यूरेसी से काम नहीं करेगा जैसा नॉर्मल करता है। बहुत ज़्यादा खुश होंगे तब भी आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेंगे, वही चीज़ है। तो इसके बारे में को देखिए शेर ध्यान आ रहा है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जिनको जो है अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा दी थी और उनको वहाँ भेजने से, रंगून भेजने से पहले इनके 8 बेटों को मार दिया था। और इनको जब गिरफ्तार किया गया अगली सुबह इनके बेटों के सर इनके नाश्ते में पेश किए गए, मतलब इनके सामने पेश किए गए। समझिए क्या गुजरी होगी उस बात पे। तो उन्होंने एक शेर कहा था, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा जिसको ऐश में याद खुदा न रही, जिसको तैश में खौफ खुदा न रहा। यानी कह रहे हैं कि ज़फ़र अपने आप को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि सुनो ज़फ़र, उस आदमी को तुम इंसान बिल्कुल मत कहना जो वो खुश हो तो भगवान को भूल जाए और जब गुस्सा हो तो भगवान के डर को भूल जाए। यानी खुशी में ये भूलते हैं अपन, दुख में तो बाहर समय भगवान भगवान याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को, ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जैसे सुख आता है तो अपन सब भूल जाते हैं और जब गुस्सा होते हैं तो फिर अपने बेकाबू होकर के हम उसके डर को भूल जाते हैं। चलिए, तो दो इनिशियली क्रिटिसाइज्ड, शुरुआत में तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इट वाज लेटर अप्रिशिएटेड, बाद में से फिर अप्रिशिएट किया गया फॉर इट्स ओरिजिनलिटी एंड डेप्थ, इसकी गहराई के लिए और इसके असलीपन के लिए, स्पेशली बाय मॉडर्न क्रिटिक्स, ख़ास करके जो आधुनिक क्रिटिक हैं जैसे टी.एस. इलियट हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ करी है। इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, ये अभी भी बना हुआ है एक महत्वपूर्ण मूवमेंट अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में। ठीक है भाई, तो ये था 150 वर्ड्स में आपका मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्कस मेटाफिजिकल पोइट्री इन योर ओन वर्ड्स या इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, आपको यही वाला आंसर लिखना है। या आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामाइन मेटाफिजिकल पोइट्री अलॉन्ग विथ इट्स ऑथर्स, तो आपको ये 5 ऑथर्स याद रखने हैं और जो एग्जामाइन करेंगे आप मेटाफिजिकल पोइट्री को तो उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा। और फिर जब पोएट्स की बात आएगी तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा, फिर कंक्लूजन आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा सा बचा है अपन क्वेश्चन रखने से कि क्वेश्चन आपको कई तरह से घुमा के मिल सकता है। बढ़िया से आप हेडिंग्स वाइज तैयार कर लीजिए, खूब आराम से हो जाएगा। चलिए आगे आएंगे क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म से आपको सीधे आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, नियो क्लासिसिज्म। क्या दिमाग में आनी चाहिए, नियो क्लासिसिज्म, जिसमें जो टॉप में आपको देखने को मिलेंगे वो कौन है, पोप। ठीक है, और इनके साथ में आपको कौन देखने को मिलेंगे, ड्राइडन। ठीक है, ये दोनों इस दौर में, इस एज में, यानी नियो क्लासिकल एज में जो 1660 से शुरू होती है, नहीं 1660 से नहीं, अभी तो ट्रांजिशन पीरियड भी आएगा ना बीच में, उसके बाद आएगी ये रोमांटिक एज आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी। क्या रोमांटिक एज से पहले आती है, कन्फ्यूज़न हो गया है इसमें, कहाँ रोमांटिक एज से पहले आती है ये। ठीक है ना, चलिए तो इसमें जो है, चलिए इसको आप लोग क्लियर करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दोनों में, है ना। चलिए अपन जब उसको डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि नियो क्लासिसिज्म कब से कब तक है। और आपका रोमांटिसिज्म तो ध्यान आ रहा है 1798 से 1837 तक है ये। ठीक है, उसके बाद विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है, तो ठीक है ये रोमांटिक एज के पहले ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो न्यू क्लासिसिज्म में पोप आपको देखने को मिलेंगे, इनका वर्क, मशहूर वर्क द रेप ऑफ द लॉक आपको देखने को मिलेगा। ड्राइडन के बारे में क्या आपको सुनने को मिलेगा कि इन्होंने कपलेट को, हीरोइक कपलेट को
परफेक्शन दिया, और पोप ने भी उसमें काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो इसी सब पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लासिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है, इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ये उन विचारों से इंस्पायर था, प्रभावित था, जो कि ग्रीक और रोमन लिटरेचर से संबंधित थे। ठीक है, होरेस हैं, वर्जिल हैं, ये सारे इनके जो वर्क हैं, ये कहते थे कि इन्हीं को पढ़िए, इनसे सीखिए और फिर वैसे लिखने की कोशिश करिए। इट वैल्यूज ऑर्डर, बैलेंस, रीजन एंड डिसिप्लिन। इसे ऑगस्टन एज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जिस एज की नकल कर रहे हैं ना, किंग ऑगस्टस रोम के उस वक्त राजा थे, उन्हीं के नाम पर ये इसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ऑर्डर देखने को मिलता है, बैलेंस देखने को मिलता है, रीजन देखने को मिलता है, और डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है। मेन फीचर देखिए, क्लासिकल राइटर्स बिलीव्ड, क्लासिकल राइटर मानते थे कि लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट एज वेल एज डिलाइट। लिटरेचर का काम सिर्फ डिलाइट करना नहीं है, इसके साथ इसको आदमी को इंस्ट्रक्ट भी करना होता है, कैसे ज़िंदगी जी जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, खुद को कैसे अच्छा बनाया जाए, दुनिया को अच्छे बनाने में क्या योगदान दिया जाए, ये सारा कुछ इनका मन था। दे emphasized clarity, harmony, decorum and adherence to established rules. दे emphasize, वो जोर देते थे किस बात पे? स्पष्टता पर, साफ सुथरेपन पे, जो बात कही जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। हारमनी, सामंजस्य को, बैलेंस आप कह सकते हैं, डिकोरम, सजावट को भी महत्व देते थे, अधेरेंस टू इस्टेब्लिश्ड रूल्स, और अधेयर थे वो, यानी वो पूरी तरह से इस बात पे जोर करते थे, जिद पर अड़े हुए थे कि हमें कुछ नियम बनाने हैं पोइट्री के लिए या लिटरेचर के लिए, जिनमें क्लैरिटी हो, हारमनी हो और डिकोरम भी हो, तीनों में बैलेंस हो, कोई ना ज़्यादा हो ना कोई कम हो। सटायर एंड हेरोइक कपलेट्स बिकेम पॉपुलर फॉर्म्स, और सटायर के लिए, सटायर का नाम आए तो अलेक्जेंडर पोप को ध्यान कर लीजिए, उनके वर्क को ध्यान कर लीजिए, द रेप ऑफ द लॉक, है ना। और हेरोइक कपलेट की बात आ जाए तो फिर आप जॉन ड्राइडन को याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो पॉपुलर फॉर्म आपके आ गए कहाँ पर? न्यू क्लासिकल एज में या क्लासिसिज्म में। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा। मेजर राइटर्स, द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन रिप्रेजेंट्स इंग्लिश क्लासिसिज्म। ये जो एज है, जिसे एज ऑफ पोप कहा जाता है, ठीक है, ये तीन नाम हैं इसके, एक तो न्यू क्लासिकल एज है, ऑगस्टन एज है, और फिर द एज ऑफ पोप है। तीनों एक ही एज के नाम हैं ये। इसमें आपको इंग्लिश क्लासिसिज्म देखने को मिलता है। अच्छा, एक और देखिए नाम है इसका, अच्छा ध्यान आएगा, स्यूडो क्लासिसिज्म। स्यूडो मतलब नकली, स्यूडोनिम देखा सुना है ना आपने, कि जैसे आपके जॉन गाल्सवर्दी थे, तो वो जॉन से नाम वो अपने वर्क को लिखा करते थे, उनका क्या कहलाता है? जॉनसन जॉन, स्यूडोनिम यानी नकली नाम। तो ये नकली क्लासिसिज्म भी है, कि ये नकल तो करते थे लेकिन उसमें खरे नहीं उतरते थे, ये भी बात कही जाती है इनके बारे में। अच्छा, मेजर राइटर्स में थे अपन, द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन रिप्रेजेंट्स इंग्लिश क्लासिसिज्म, ठीक बात है। जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड सैमुअल जॉनसन वर इट्स लीडिंग फिगर्स। ठीक है, कंक्लूजन में आइए। क्लासिसिज्म प्रोमोटेड रीजन ओवर इमोशन एंड डिसिप्लिन। ये जो क्लासिसिज्म है ना, ये इमोशन और डिसिप्लिन के ऊपर रीजन को ज़्यादा तरजीह देता है, यानी उसको ज़्यादा अच्छा मानता है। इमेजिनेशन के ऊपर भी, कि क्या ये सब इमेजिनेशन और इमोशन लगा रखा, हटाओ इनको, सब बेकार की चीज़ें हैं, सिर्फ रीज़न होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, ये मतलब था इनका। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसने बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर को प्रभावित किया। बाई इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस, लिटरेरी एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करके, यानी इसके जो उन्होंने एक बैलेंस स्थापित कर दिया था कि एक्सीलेंट अगर आपको पोइट्री लिखनी है या कोई भी वर्क लिखना है तो आपको ये पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे, ये इन्होंने सेट कर दिया था, ये इनका योगदान है इसमें। एंड क्रिटिकल जजमेंट के लिए भी इन्होंने पैरामीटर सेट कर दिए थे, दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर लेट जनरेशंस। और ये जो पैरामीटर्स थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, जो इन्होंने सेट किए थे एक्सीलेंस के लिए, वो आने वाली जनरेशंस के कवियों को, राइटर्स को प्रभावित करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये देखिए हमने बात की क्लासिसिज्म की, और इससे पहले किसकी बात की है? मेटाफिजिकल पोइट्री की। अगला जो हमारे सामने आता है टॉपिक, वो है रोमांटिसिज्म। ठीक है, उसी के बाद ही आया है ये। तो रोमांटिसिज्म हम जानते हैं 1798 में इंग्लिश लिटरेचर में आया, और कब कैसे आया? जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के
वर्क मौजूद थे, जिसमें टोटल 23 पोएम थी। शुरुआत का जो पब्लिक वो था इनका वर्जन, जिसमें से 4 शायद, हाँ 4 जो हैं वो कॉलरिज की पोएम थी और 19 जो हैं वो वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। ठीक बात। तो इसी से आपका रोमांटिसिज्म शुरू होता है या रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। चलिए, तो ये जो आया था ना, ये आपका क्लासिसिज्म के रिएक्शन में ही आया था। इसको अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और इसके साथ में प्री रेफेलाइड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करिए। हमसे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फ्री क्लासेस के लिए, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो या आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे। पीडीएफ जिससे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, अगर आप उनसे नोट्स बना पाते हैं तो बना लीजिए, अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि उसमें समय ज़्यादा लगेगा तो बस आपके लिए सीधा सा सोल्यूशन है, हमें आप वो क्या करिए 98388181 पर 818140 पर व्हाट्सअप कर दीजिए और हमें अपना कोर्स का नाम, अपना नाम, ज़िले का नाम लिख के भेजिए। इधर से हम क्यूआर भेजेंगे, आप उसमें पेमेंट करिए, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, चलिए। और देखिए, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेगी, ग्रामर की भी अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। चैनल पर विजिट करिए और पूरी तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।